उस रात बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। पापा की तबीयत खराब होती जा रही थी। हम लोगों ने हर डॉक्टर को दिखाया, जितने लोगों को हो सके उतने लोगों से बात की, पैसे को पानी की तरह बहाया, लेकिन फिर भी उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं था। डॉक्टर ने हमसे साफ साफ बोल दिया था कि उनके पास अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आप अपने आप उनसे मिल लीजिए और अब घर ले जाइए। हॉस्पिटल में समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर ले जाके उनकी सेवा करिए और परिवार वालों से उन्हें मिलने दीजिए, ताकि वो अपना आखिरी समय बहुत अच्छे से बिताए। हम उसी रात पापा को एम्बुलेंस में लेके घर चले आए और उनको आके उनके कमरे में लिटा दिया था। मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। मैंने उनसे कहा कि जाओ सो जाओ। छोटी बहन और मैं पापा के पास ही बैठे हुए थे। पापा भी सो रहे थे। उनके हाथ पैरों में पट्टी बंधी हुई थी। मुंह में ऑक्सीजन पाइप लगा हुआ था। सर पे लगी हुई चोट इतनी ज़्यादा गहरी थी कि पट्टी भी बहता हुआ खून नहीं रोक पा रही थी, इसलिए डॉक्टर को ताज़े घाव पे टाँके लगाने पड़े थे। लेकिन उससे भी कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था। शाम हो गई थी। उस वक्त रात के करीब 2 बज रहे थे। छोटी बहन भी पापा के बगल में बैठे हुए सो गई थी और मैंने पापा के हाथ को पकड़ा हुआ था और मैं बगल पे रखी हुई चेयर पर बैठा हुआ था और सर को पापा जिस बिस्तर पर लेटे हुए थे उसी पर रखा हुआ था। तभी पापा ने अपने हाथ से मेरे हाथ को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से दबाया, जिससे मेरी आँख खुल गई। पापा के मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटाया और उनसे पूछा, क्या हुआ? उन्होंने बहुत ही ताकत लगा के बोलने की कोशिश की। पहले तो थोड़ी देर उनका मुंह खुला हुआ था, जिसमें से आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने बहुत ही हिम्मत करके बोलने की कोशिश की, दादाजी की कार को साफ कर देना। उनके ये बोलते ही मैं एकदम हैरान हो गया। इस समय उनकी हालत इतनी खराब थी कि शायद उन्हें बोलना भी नहीं चाहिए था, लेकिन इस परिस्थिति में भी वो उस कार की चिंता कर रहे थे जो एकदम खंडर हो चुकी है। मेरे दादाजी की कार थी वो। पापा उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल रखते थे। पापा कहते थे कि वो दादाजी की आखिरी निशानी है। हालांकि मैंने अपने दादाजी को नहीं देखा था। पापा कहते थे कि मैं उनके साथ खेला भी हूँ, लेकिन शायद बचपन में, क्योंकि वो सारी यादें धुंधली हो चुकी हैं। मुझे याद भी नहीं कि उनका चेहरा कैसा था। फोटोज तो देखी हैं, लेकिन वो उनकी जवानी की फ़ोटो थी। शायद बुढ़ापे में उन्होंने कोई फ़ोटो ही नहीं खिंचाई थी। उनके पास एक पुरानी कार थी। वो कार कब की थी मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके रखते थे दादाजी। और दादाजी के जाने के बाद पापा जी ने भी उसको काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके रखा था। वो आज भी हमारे घर के गराज में ही पड़ी हुई है। मैं उसे नहीं छूता हूँ। डॉक्टर ने जैसा बोला था वैसा ही हुआ। 1 हफ्ते के बाद पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उस 1 हफ्ते के दरमियान पापा घर पे ही थे। उनको खाना पीना भी ढंग से नहीं खिला पा रहे थे हम, क्योंकि वो आधा टाइम सोते ही रहते थे। हालत ज़्यादा खराब हुई। हमें हॉस्पिटल भी ले जाने का वक्त नहीं मिला। उनकी मौत हो गई। डॉक्टर घर पे उनको देखने के लिए आए थे, लेकिन उनमें अब बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा खराब था। उनकी ये हालत एक एक्सीडेंट में हुई थी। वो एक्सीडेंट दादाजी की कार से ही हुई थी। ताज्जुब की बात तो ये है कि पापा कार के अंदर बैठे हुए थे। कार का ब्रेक अचानक से काम करना बंद हो गया और उन्होंने कार को ले जाके एक पेड़ पर लड़ा दिया था, जिसकी वजह से कार की थोड़ी बहुत हेडलाइट टूट गई थी। पापा का सर स्टीयरिंग से इतनी ज़ोर से लड़ा कि वो वहीं पर ही फट गया था। उनके हाथ पैर में भी काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। वहाँ पर और लोग नहीं थे, इसलिए पापा करीबन आधे घंटे तक उसी कार में ही पड़े रहे। शायद अगर वो उस वक्त जल्दी से हॉस्पिटल पहुँच जाते तो हम उन्हें बचा लेते। कुछ देर बाद 2 लोग वहाँ से गुजर रहे थे, जिन्होंने पापा की गाड़ी को और उनको इस हालत में देखा। तुरंत उन्होंने नज़दीकी अस्पताल में पापा को भर्ती कराया और हमें इन्फॉर्मेशन मिली। जब हम पहुँचे थे तो पापा की हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। 2 दिन तक तो वो हॉस्पिटल में ही एडमिट थे। उसके बाद डॉक्टर ने हमें सीधा जवाब दे दिया था। दादाजी की कार को भी मैंने लाके घर में ही खड़ी कर दिया था और वो वैसे की वैसे ही थी। उसमें कोई भी काम नहीं कराया था। पापा की मौत के बाद उनका सारा अंतिम क्रिया किया। उसके बाद
घर में हम सब बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। अच्छी बातों को याद करते हुए मैंने मम्मी से कहा कि बहुत ताजुब की बात है, इतना खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद भी दादाजी की कार को कुछ नहीं हुआ, उल्टा पापा ही अब हमारे बीच में नहीं रहे। तभी मम्मी ने रोते हुए बोला, मनहूस है वो कार, उसको जला दो या हमारे घर से दूर कर दो। जब मम्मी ने ये बात बोली तो मैं और छोटी बहन उनकी तरफ देखने लगे और मैंने मम्मी से दोबारा पूछा कि आखिर तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। मम्मी ने फिर मेरी तरफ देखते हुए मुझसे बोला, उनकी आंखें आंसू से भरी हुई थीं, तुम्हारे पिताजी भी नहीं मानते थे। मैंने उन्हें बोला था कि इस कार को बेच दो या किसी कबाड़ी वाले को दे दो, लेकिन वो उल्टा मेरे ऊपर गुस्सा करने लगे। मनहूस है वो कार, उसी कार की वजह से तुम्हारे दादाजी की भी जान गई थी और आज उसी कार की वजह से तुम्हारे पिताजी भी मरे। मेरा बस चले तो मैं अभी उस कार में आग लगा दूं, लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं है। जब मम्मी ने ये बात मुझे बताई तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। आज से पहले इस कार के बारे में इतना बुरा मैंने कभी भी मम्मी के मुंह से नहीं सुना। तब मैंने मम्मी से पूछा कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। मम्मी ने मुझे बताया कि आज से 25-30 साल पहले उसके दादाजी ये कार लेकर आए थे। तब ये कार काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलती थी, लेकिन फिर इसमें कोई ना कोई खराबी आती गई और इस कार को धीरे धीरे वो लोग बनवाते गए और अब ऐसी हालत है ये चलने लायक भी नहीं बची है। ये एक सेकेंड हैंड कार थी जो दादाजी पता नहीं किससे लेकर आए थे। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे दादाजी को ये कार एक नीलामी में मिली थी। शायद इस कार में किसी की मौत हो गई थी या फिर इस कार से किसी का एक्सीडेंट हुआ था। ढंग से तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना तो मैं साफ साफ बता सकती हूँ कि इस कार के अंदर कई मौतें हो चुकी हैं। कभी भी घर में किसी और का लोहा नहीं लाना चाहिए, पुराने लोग अक्सर कहते थे। लेकिन तुम्हारे दादाजी बहुत ज़्यादा गुस्सैल थे, इसलिए वो न दादी की बात मानते थे और ना ही तुम्हारे पिताजी की। फिर तुम्हारे पिताजी को भी इस गाड़ी से इतना मोह हो गया कि उन्होंने मेरी बात मानना ही बंद कर दिया। मैंने भी उन्हें बोलना छोड़ दिया और फिर वो कार वैसे की वैसे ही है। मुझे कई बार रात में इस कार में ऐसा महसूस होता है कि कोई बैठा हुआ हमें देख रहा है। कई बार रात में इस कार के अंदर से अजीब सी आवाज़ें आती हैं। मैंने खुद ब खुद रात में उस कार के स्टीयरिंग को अपने आप हिलते हुए देखा है। कार के टायर कभी कभी अपने आप मुड़ जाते थे और अचानक से कार में म्यूजिक सिस्टम ऑन हो जाता था, जो कि अब खराब हो चुका है। कई बार जब मैंने तुम्हारे पिताजी को इन सब बातों के बारे में बताया तो वो बस यही कहते थे कि मुझे तो बस इस कार को इस घर से बाहर निकालने का मौका चाहिए। फिर मैंने बोलना ही बंद कर दिया। जब मम्मी ने मुझे ये सारी बातें बताई तो मुझे उनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि शायद पापा के जाने का उन्हें बहुत तगड़ा सदमा लगा है। खैर उस वक्त मैं भी इतना सोच नहीं रहा था, तो 1 महीने तक मैंने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और बचे हुए सारे पेपर के काम कंप्लीट किए। फिर जब मेरा ध्यान एक दिन उस कार पे गया तो वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। पापा ने मुझसे बोला था कि मैं उस कार का अक्सर ध्यान रखूं। देखा जाए तो वो मेरे पापा की आखिरी निशानी थी, जैसे वो कार मेरे पापा के लिए उनके पापा की आखिरी निशानी थी। मैंने सोचा था कि जब तक मेरी क्षमता होगी मैं इस कार को अपने पास रखूंगा और इसकी हिफाजत करूंगा। वही भूत मेरे ऊपर भी सवार हो गया, जो कि मेरे दादाजी के ऊपर था, मेरे पिताजी के ऊपर और अब फिर मेरे ऊपर। मम्मी मुझसे लगातार बोलने लगी कि मैं इस कार को बेच दूं, पर पता नहीं क्यों अजीब सा लगाव हो गया था उससे। मैं चाहकर भी उसे बेच नहीं पा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मम्मी की कही हुई ये बात दिमाग में आ रही थी कि यही रीज़न होगा कि शायद पापा भी उस कार को बेच ना पा रहे हों। उस कार का रजिस्ट्रेशन भी ख़त्म हो चुका था, उसको अब रोड पे हम प्रॉपरली चला भी नहीं सकते थे, लेकिन कभी कभार पापा उसको ऐसे ही घुमाने के लिए ले जाते थे। मैंने सोचा कि मैं भी एक बार उस कार को चला के ले जाऊं। मैंने जब उसे स्टार्ट किया तो वो एक ही बार में स्टार्ट हो गई थी। उसकी जो टेल लाइट पापा के एक्सीडेंट के वक्त टूट गई थी उसको मैंने बनवा दिया था। हालांकि मुझे उस मैकेनिक ने भी बोला था कि इस कार को अब बेच दो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। एक बार रात में मैं उस कार को लेकर निकला। मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। उस कार में मेरा दम घुट रहा था। आज से पहले जब मैं पापा के साथ इस कार पे बैठा हूं तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। शाम हो रही थी। मम्मी को मैं बता के आया था
कि मैं आधे एक घंटे में वापस आ जाऊंगा। घटना 2001 की है। जब मैं रात के वक्त घर से कार को लेके निकला तो मम्मी ने मुझसे कहा था कि मैं गाड़ी को ज़्यादा तेज़ ना चलाऊं। अगर मुझे कभी भी ऐसा कुछ महसूस हो कि कोई मेरे पीछे मुझे बुला रहा है या मुझे छूने की कोशिश करे तो मैं ध्यान मत दूं और गाड़ी को आराम से चलाऊं, अचानक से गाड़ी को रोकूं नहीं। और वो अजीब अजीब बातें मुझे बता रही थी। वो सारी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गाड़ी चलाने नहीं किसी जंग पे जा रहा हूँ। मैंने मम्मी को समझाया कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। लेकिन वो अजीब सी चिंता कर रही थी। उस वक्त शायद 7:30 हो रहे थे। ठंड का मौसम था, अंधेरा हो चुका था। ठंडियों में अक्सर जल्दी अंधेरा हो जाता है। कोहरे की वजह से ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त तो कार में फॉग लाइट थी नहीं, तो जितनी हल्की फुल्की गाड़ी की हेडलाइट से रोशनी आ रही थी मैं बस उसी को ही देखते हुए गाड़ी को रोड पर चला रहा था। शाम का वक्त था। दरअसल मैंने मम्मी को बताया नहीं था, मैं सिगरेट पीने के लिए निकला था। उस वक्त मैं अपने करियर के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था। उम्र मेरी 22 से 23 वर्ष की थी। दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। मैं कुछ देर तक वहीं पर रहा, चाय पी और लौटकर अपने घर की तरफ वापस आने लगा। काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। दोस्तों के साथ बात करते हुए वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चला। हालांकि मैं घर से ज़्यादा दूर नहीं था, 5 से 6 किलोमीटर ही था। घर पे मैं करीबन 15 मिनट में अपने आप ही पहुंच जाता। मम्मी ने मुझे गाड़ी तेज़ चलाने के लिए मना किया था, लेकिन बहुत दिनों बाद गाड़ी निकाली थी तो मेरा उसे चलाने का मन भी कर रहा था। गाड़ी की स्पीड शायद 40 या 50 की होगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ऐसा महसूस होते ही मैं तुरंत पीछे की तरफ देखने लगा और गाड़ी पे ब्रेक लगाया। उस वक्त ब्रेक अप्लाई नहीं हो रहे थे। कुछ देर के लिए ब्रेक एकदम खराब हो गया था, पर अभी कुछ देर पहले लग रहा था। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं लग रहे थे। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपने आप को संभाला और ब्रेक को कस के दबाया और वो अप्लाई भी हो गया। गाड़ी अचानक से रुकी, जिसकी वजह से मेरा सर आगे स्टीयरिंग से लड़ते हुए बचा। बहुत ही ताजुब की बात थी। मैं पीछे देखने लगा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मुझे मम्मी की बात तुरंत याद आई। उस वक्त जिस रोड पर मैंने गाड़ी को खड़ा किया था उस वक्त मेरे अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। अंधेरा बहुत ज़्यादा था और उसके ऊपर कोहरा भी। लाइट से कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इस पूरी दुनिया में मैं ही अकेला बचा हूँ जो कि इस कार के अंदर बैठा हुआ है। कार के अंदर मेरी सांस फूल रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई गला दबा रहा है, घुटन। मैंने गाड़ी के कांच को खोलने की कोशिश की पर वो भी जैम हो गया था। घर से जब मैं इस गाड़ी को लेकर निकला था तो सब कुछ एकदम ठीक था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आगे गाड़ी और चलाऊं क्योंकि मेरे सर में दर्द भी बहुत तेज़ी से होने लगा था। मम्मी मेरी चिंता कर रही होगी, लेट भी हो रहा है। यही सोचते हुए मैंने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट किया और उसे धीरे धीरे चला रहा था। लेकिन उस वक्त गाड़ी के ब्रेक्स भी प्रॉपरली अप्लाई हो रहे थे। करीबन आधे घंटे में मैं गाड़ी को धीरे धीरे चलाते हुए घर पहुंच गया। मम्मी उस वक्त गेट पर ही खड़ी थी। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे देख के वो गुस्सा करने लगी कि मैं कुछ देर के लिए गया था और मुझे आने में इतनी देर हो गई। हालांकि मेरे साथ ये जो घटना घटी इसके बारे में मैंने मम्मी को बिल्कुल भी नहीं बताया, वरना वो और ज़्यादा चिंता करने लगती। मैंने चुपचाप गाड़ी को घर के अंदर पार्क किया और अंदर आ गया। खाना वाना खाने के बाद जब मम्मी और छोटी बहन सो गए तो मैं उस गाड़ी के बारे में और उस हादसे के बारे में सोचने लगा जो कि आज मेरे साथ घटने वाली थी। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मैं अपने रूम से बाहर निकल के गाड़ी की तरफ गया और उसको ही देख रहा था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गाड़ी के अंदर कोई परछाई बैठी हुई है जो कि गाड़ी की पिछली सीट पर थी। मैंने साफ साफ उस परछाई को देखा। वो 2 लोग थे, शायद एक औरत या एक आदमी, या फिर 2 आदमी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो साफ साफ 2 परछाइयाँ थी। गाड़ी हल्की फुल्की आवाज़ कर रही थी जैसे उसकी सीट पर कोई बैठा हो। मैंने उन दोनों परछाइयों को देखते हुए तुरंत गैराज की लाइट को ऑन किया और वो गायब हो गए थे। गाड़ी अंदर से बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। मैं उस गाड़ी को ऐसा लग रहा था कि पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई बैठा हुआ है। इस गाड़ी में कुछ तो था जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से रखता हूँ। गाड़ी उस वक्त ढंग से खड़ी करी थी मैंने और फिर उसको कवर भी कर दिया था। अगले दिन सुबह जब मैं दोबारा गैराज में गया
तो मैं ये देख के हैरान हो गया कि गाड़ी के आगे के टायर मुड़े हुए थे। जैसे ही मैंने ये चीज़ देखा मुझे मम्मी की बात याद आ गई। जो उन्होंने बताया था वो सच था। इस गाड़ी में ज़रूर कुछ ना कुछ अजीब है, शायद कोई नकारात्मक शक्ति, या इतनी मौत हो जाने के बाद भी इस गाड़ी के अंदर शायद अभी भी कोई आत्मा हो। मैं ये सब सिर्फ अनुमान लगा रहा था। मैंने इसके बारे में मम्मी को नहीं बताया। उस गाड़ी को मैंने कुछ दिनों बाद लोगों से बात करके बेचने की कोशिश की। मैंने मम्मी को बताया कि मैं इस गाड़ी को बेच दूंगा, क्योंकि अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। उस घूमे हुए टायर को देख के मैं बार बार यही सोचा था कि उसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ अजीब है, जिसकी वजह से मेरे पिताजी की या मेरे दादाजी की जान गई। काफ़ी कोशिश की इस गाड़ी को बेचने की, लेकिन ये फिर भी नहीं बिकी। मैंने फिर सोचा कि मैं उसको कबाड़ में बेच दूँ, लेकिन फिर मेरा मन नहीं माना। जब मैंने उस चीज़ को मना किया तो मम्मी फिर मेरे पे गुस्सा करने लगी। फिर मैंने उस गाड़ी को अपने एक अंकल के गराज में रख दी, जो पुरानी गाड़ियों का धंधा करते हैं। वो गाड़ी आज भी उन्हीं के गराज में वैसे ही पड़ी हुई है। हालांकि अब उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गई है, जंग भी लग चुका है। लेकिन कभी कभी मैं उस गाड़ी को देखने जाता हूँ, क्योंकि मेरे पापा उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। हालांकि अब उसे कोई खरीदेगा नहीं, लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक शायद वो गाड़ी वहीं पर ही पड़ी रहे। और उस गाड़ी के पीछे का जो भी राज था, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद वो गाड़ी आज भी उतनी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन शायद वो गाड़ी आज भी उतनी ज़्यादा खतरनाक है जितनी पहले थी। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। लेकिन दूसरी घटना बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है, तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो चलिए अब आते हैं दूसरी घटना पर। ये दूसरी घटना मोहन नाम के एक लड़के के साथ घटी थी। तो अब आगे की घटना मैं आपको मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मोहन है। मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम माधव था। उसके पास कोई काम वगैरह नहीं था, इसलिए उसके घर वालों ने उसे एक गाड़ी दिला दी, जिसको वो ड्राइविंग में यूज़ कर सकता था। जब उसने ड्राइविंग में अपना काम चालू किया तो उसके घर की हालत थोड़ी ठीक हुई। उसको ड्राइविंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आती थी। अक्सर वो कहीं ना कहीं बाहर घूमा ही करता था। कई लोगों को उसने यात्रा भी कराई थी, तो कई शादी बारात में अपनी कार को वो हमेशा किराए पे लगा देता था। खुद ही वो उसको चलाता था, जिससे उसकी कमाई भी अच्छी होती थी। उस वक्त मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, तो जब भी माधव घर आता था हम लोग को खूब गाड़ी से घुमाता था और खिलाता पिलाता भी था। अपने घर जाने से पहले माधव मेरे घर पर आता था, मुझे बैठाता था। उसके बाद हम लोग दूर तक टहलने जाते थे। रात में कुछ खा पी के फिर घर पे आते थे। उस दिन हम लोग घर पे खाना नहीं खाते थे और वो अच्छे कमाई भी करने लगा था। वो अक्सर मुझसे यही बोलता था कि तुम भी अपने पापा से बात करो, एक गाड़ी ले लो और फिर हम लोग साथ में यही काम करते हैं। मैंने उससे बोला कि ठीक है, मैं इसके बारे में बात करूँगा। उसके बाद कई दिनों तक माधव घर नहीं आया, क्योंकि उसकी दूर दूर की ट्रिप लगा करती थी। वो हफ्ते में एक बार अपने घर की तरफ ज़रूर आता था, और जब भी आता था वो मुझसे बिना मिले तो कहीं नहीं जाता था। 2-3 बार माधव आया और हम उससे मिले और साथ में घूमने भी गए। फिर पिछली बार जब माधव आया तो उसने मुझसे कहा था कि अगली बार वो अगले हफ्ते के लिए 2 दिन तक आएगा, और फिर 2 दिन तक उसको अपनी गाड़ी में कुछ काम भी करवाना है और फिर हम लोग घूमेंगे। हम लोगों ने यही प्लान बनाया था। हर बार की तरह मैं माधव का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। आमतौर पे माधव 8-9 बजे तक आ जाता है, लेकिन उस वक्त रात के 10:30 बज गए थे। माधव अभी तक नहीं आया था। मैं बहुत चिंता करने लगा था। उसके घर वाले भी कई बार मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि माधव की कोई खबर है या नहीं। मैंने उनसे बोला कि अभी तक माधव की कोई भी खबर नहीं है। उसको कम से कम 15 से 20 बार फ़ोन किया था हम लोगों ने, लेकिन उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। आखिरी बार उससे हमारी बात शाम के 6 बजे हुई थी और वो हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान थे हम लोग।
काफ़ी टेंशन हो रही थी। उसकी मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे। तभी उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे उन्हें ढूंढने जाना चाहिए। मैंने अपने बाकी कुछ दोस्तों को तैयार किया और माधव को ढूंढने के लिए जाने वाले थे। हम लोगों ने जैसे ही अपनी अपनी गाड़ी तैयार की और माधव को ढूंढने के लिए निकले, वैसे ही हमें एक गाड़ी की आवाज़ आई। वो कोई और नहीं, माधव की ही गाड़ी थी। वो तुरंत घर पर आया और उसने गाड़ी मेरे ही घर के सामने रोकी। माधव के मम्मी पापा, मैं, मेरे 2 दोस्त वहीं पर ही खड़े थे। माधव ने हमें देखा। हमने उससे गुस्से से पूछा कि आखिर तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। माधव ने बोला कि फ़ोन गाड़ी की सीट के नीचे रखा हुआ था और वो उठा नहीं पा रहा था। फ़ोन फंस गया था, इसलिए फ़ोन को वो सीट के नीचे से निकाल नहीं पा रहा था। और काफ़ी ट्रैफिक भी थी, इसलिए वो जल्दी घर नहीं पहुंच सका। उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे और उसे डांट भी पड़ी कि अगली बार वो ऐसी हरकत तो बिल्कुल भी ना करे। कम से कम किसी और के फ़ोन से फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दे कि आखिर वो फंस कहाँ गया है। सब चिंता करने लगे थे। किसी तरह माधव के माता पिता को समझा के हम लोगों ने घर भेजा। माधव ने अपने माता पिता से बोला कि आप लोग घर जाइए, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। मैंने माधव से कहा कि अभी सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तुम घर चले जाओ। लेकिन वो घर नहीं गया। उसने मुझसे बोला कि हमने पिछली बार वादा किया था कि घूमने जाएंगे, तो तुम आओ, हम लोग कहीं घूम के आते हैं। अपने मम्मी पापा से घर पे खाने के लिए मना कर दो, हम लोग खाना बाहर ही खा कर आएंगे। वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ लग रहा था, लेकिन तब भी उसने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। मैंने उससे 2-3 बार कहा कि वो घर पर जाके आराम करे, लेकिन वो घर पर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने उससे कहा ठीक है, और उसके बाद मैं और माधव उसी तरफ निकल गए जिस तरफ हम हर बार जाते हैं। जहाँ पर हमारा घर था उसी के पीछे एक बड़ा सा हाईवे था। उस हाईवे पे करीबन 10 किलोमीटर बाद एक ढाबा पड़ता है। हम दोनों वहीं पर ही जाया करते थे और खाना खाते थे। 1-2 घंटे वहीं पर ही बैठ के फिर घर वापस चले आते थे। इस बार भी हम लोग वही करने वाले थे। माधव के शरीर से पसीना बहुत निकल रहा था, घबराया हुआ लग रहा था। आंखें पहले से ज़्यादा बड़ी थी, हाथ स्टीयरिंग को घुमाते वक्त कांप रहे थे और उसके शरीर का ये भाव मैं बराबर देख रहा था। मैंने माधव से दोबारा पूछा कि कोई बात है क्या। उसने मुझे एक झूठी हंसी देते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। माधव की गाड़ी में एसी काफ़ी तेज चल रहा था, लेकिन तब भी उसके शरीर से काफ़ी ज़्यादा पसीना टपक रहा था। माधव कुछ बताने की कोशिश करना चाह रहा था, लेकिन वो फिर भी बता नहीं पा रहा था। मैंने दोबारा उससे पूछा, माधव कोई बात है क्या। उसने फिर मुझसे बोला कि कोई भी बात नहीं। फिर वो चुपचाप गाड़ी दोबारा चलाने लगा और उसने मुझसे एक शब्द भी बात नहीं की। आमतौर पर हर बार की तरह जब भी वो गाड़ी चलाता है तो म्यूजिक चला देता है, लेकिन इस बार उसने म्यूजिक भी नहीं चलाई थी। उसकी गाड़ी के सामने के डेस्क पर हमेशा भगवान जी की फोटो लगी रहती थी। वो फोटो भी वहां पर नहीं थी। मैंने माधव से पूछा कि वो फोटो कहाँ गई। उसने बताया कि गाड़ी चलाते वक्त वो गिर गई। तो मैंने कहा कि तुमने उसे दोबारा लगाई क्यों नहीं। उसने कहा कि जल्दबाजी में उसने उस फोटो को उठा के गाड़ी के ड्रॉवर में डाल दिया है। जब मैंने उस ड्रॉवर को चेक किया तो वो वहां पर फोटो थे ही नहीं। मैंने उससे बोला कि फोटो तो यहाँ पर नहीं है। उसने कहा कि शायद मैं कहीं भूल गया हूँ या फिर मैंने फोटो कहीं और रख दी है। मैंने दोबारा माधव से पूछा कि तुम ठीक हो या नहीं, तुमने किसी तरह का कोई नशा तो नहीं किया है, शराब पी के गाड़ी तो नहीं चला रहे हो। माधव तुरंत मेरी तरफ देखने लगा। उसने मुझे एकदम घबराई हुई आवाज में बोला, तुम पागल हो क्या, तुम्हें मैं क्या नशेड़ी दिखता हूं। मैंने उससे बोला, नहीं नशेड़ी की कोई बात नहीं है, आज तुम काफी अलग बर्ताव कर रहे हो, तुमने गाड़ी में म्यूजिक भी नहीं चलाया। माधव ने मुझसे बोला कि आज उसका मूड कुछ ठीक नहीं है। मैंने उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या, ये तो बताओ। कई बार उसने मेरी बात को काटा और टालने की कोशिश की, लेकिन मैं जबरदस्ती उससे पूछने लगा तो उसने गाड़ी हाईवे के बीच में ही अचानक से रोक दी और जोर जोर से रोने लगा और घबराने लगा। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। वो रोने लगा और उसने मुझसे बोला कि वो मुझे मार डालेगी। मैंने कहा, तुम्हें कौन मार देगा माधव। उसने कहा, वो लड़की जिसको मैंने अपनी गाड़ी से उड़ा दिया है। जब माधव ने यह बात बोली तो मैं एकदम हैरान हो गया। मैंने कहा, तुम एक्सीडेंट करके आए हो क्या। उसने कहा, नहीं, वो मेरी गाड़ी पे बैठी हुई थी, फिर अचानक से वो मेरी गाड़ी के सामने आ गई। उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की। वो हंस रही थी, उसकी आंखें सफेद थी। वो कुछ भी ठीक से बता नहीं पा रहा था, अजीब अजीब बातें बोल रहा था। मैंने माधव को पानी पीने के लिए बोला, उसको थोड़ा सांस लेने के लिए बोला और फिर मैंने उससे बोला कि आराम से तुम अपनी बात बताओ।
उसने कहा कि मेरा फ़ोन गाड़ी की सीट के नीचे नहीं गिरा था। मैं वापस घर की तरफ आ रहा था। रास्ते में अंधेर में मुझे एक लड़की दिखाई दी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसे देख के मैंने तुरंत अपनी गाड़ी को रोक दिया। वो तुरंत मेरे पास आके बोली कि उसे आगे तक लिफ्ट चाहिए। पहले मैंने सोचा कि आखिर वो इतनी रात में अकेले सुनसान हाईवे पर क्या कर रही है, लेकिन कुछ देर बाद मुझे उस पर तरस आ गया और मैं बैठ गया। मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैं उसे मना ही नहीं कर पाया। वो मेरी गाड़ी के अगली सीट पर आके बैठने लगी। फिर मुझे लगा कि शायद मैं अपने एरिया पे जा रहा हूँ, कोई मुझे देख ना ले, इसलिए मैंने उससे पीछे बैठने के लिए बोला। वो पीछे बैठ गई और मैं चुपचाप गाड़ी चला रहा था। इतनी बड़ी आंखें मैंने आज तक कभी किसी लड़की की नहीं देखी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। मैं गाड़ी चलाते हुए उसकी आंखों में बार बार देख रहा था और वो एक टुक मुझे ही देखे जा रही थी। बैक मिरर में साफ साफ हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने बस कुछ देर के लिए अपनी आंखें उसकी तरफ से हटाई थी, क्योंकि रास्ता भी देखना था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें उसकी तरफ से हटा के दोबारा पीछे की तरफ देखा, वो गायब हो गई। इतनी जल्दी वो कहाँ गई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने उसी वक्त हाईवे पर अपनी गाड़ी रोक के उसे पीछे की सीट पर ढूंढने लगा, लेकिन वो अचानक से गायब हो गई थी। मैंने सोचा कि मैं गाड़ी से नीचे उतरूं, लेकिन अब मुझे डर लगने लगा था। मैं गाड़ी से बिल्कुल भी नीचे नहीं उतरा। तभी मैंने देखा कि वही लड़की मेरी गाड़ी के बोनट पर बैठी हुई है और मुझे ही देख रही है। इस वक्त उसके चेहरे के एकदम हालात बदल चुके थे। उसकी आंखें उतनी ही बड़ी थी, लेकिन आंखों की पुतलियां सफेद थी। उसके बाल खुले हुए थे। हाथ पैर काफी ज्यादा लंबे थे। काफी ज्यादा लंबी उंगलियां थी। नाखून से वो मेरे गाड़ी के कांच को कुरेद रही थी, जिसकी वजह से थोड़े बहुत निशान भी गाड़ी पर पड़े। वो उछल के मेरी गाड़ी के ऊपरी हिस्से पर चली गई। डर की वजह से मैंने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट किया और भगाने लगा। मैंने जैसे ही ब्रेक मारा, वो आके गाड़ी के सामने गिरी और खड़े होके मुझे देखने लगी थी। उसी वक्त तुम्हारा फोन आ गया। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैंने तुरंत तुम्हारा फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी गाड़ी के अगले हिस्से पे इतनी जोर से लात मारी कि मेरी गाड़ी कुछ इंच पीछे हट गई, जिसकी वजह से मेरा फोन जमीन पर गिर गया और वो भगवान की फोटो भी कहीं सीट के नीचे ही गिर गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने गाड़ी को तुरंत स्टार्ट किया और उसके ऊपर चढ़ा दिया। जब गाड़ी उसको रौंद रही थी तो टायर की वो आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दी। मैंने साफ साफ उसे देखा था। मैंने उसकी तरफ जब गाड़ी चढ़ा के निकाला, उसके बाद थोड़ी दूर जाके मैंने गाड़ी को रोक दिया और फिर मैं अपनी गाड़ी के बैक मिरर से पीछे की तरफ देख रहा था। लाल रंग की टेल लाइट से हल्की फुल्की रोशनी उसके शरीर पर पड़ रही थी, जो कि रोड पर ही पड़ा हुआ था। उसके बाद उसके शरीर में अचानक से हरकत होने लगी और वो वहीं पर ही खड़ी हो गई। उसको देखते ही मैंने गाड़ी को कितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से भगाया। वो मेरी गाड़ी के पीछे ही भाग रही थी। मैं अगर गाड़ी ना भगाता तो शायद वो मुझे मार डालती। वो कोई चुड़ैल थी या डायन, मुझे कुछ भी नहीं पता। उसकी भागने की रफ्तार मेरी गाड़ी के चलाने की रफ्तार के ही बराबर थी। वो अपने पैरों को इतनी तेजी से उठा रही थी कि कुछ इंच वो हवा में भी उठ रही थी, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि वो हवा में उड़ भी रही थी। उसने मेरी गाड़ी को पकड़ने की कोशिश की और उसने पकड़ भी लिया। मैंने गाड़ी को इधर उधर हिलाया और किसी तरह तेज भगाने की कोशिश की। कुछ देर बाद हाईवे से कट के एक कच्चा रास्ता आता था। मैं उसी रास्ते से अक्सर गाड़ी को लेकर आता था, क्योंकि वो घर आने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता है। उस रास्ते पे एक मंदिर भी पड़ता है। मुझे पता था कि वो वहां पर रुकेगी जरूर। मैं अपनी गाड़ी को लेके किसी तरह उसी मंदिर के पास पहुंचा। एक बरगद के पेड़ के पास जैसे ही मंदिर को खड़ा किया, वो वहां से गायब हो गई। मैंने तुरंत अपनी गाड़ी को वहां से भगाया, लेकिन मुझे उसके गायब होते ही चिल्लाने की आवाज काफी जोर से आई। शायद वो मेरे पीछे ही थी। मैं इसीलिए घर भाग के जाना नहीं चाह रहा था। मैं गाड़ी को काफी देर तक घुमाता रहा उसी मंदिर के चारों तरफ, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आई और न ही मैं गाड़ी से नीचे उतरा। फिर जब मुझे एकदम संतुष्टि हो गई कि वो गायब हो गई है, उसके बाद मैं घर की तरफ आया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मेरे पीछे है। मैं जानबूझ के घर नहीं गया। कहीं वो मेरे घर चली जाती तो मेरे माता पिता को भी नुकसान पहुंचा देती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वापस चला आया। जब माधव ने ये बात मुझे बताई तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, लेकिन ये बात बताते हुए वो जितना कांप रहा था,
मैं समझ सकता हूँ कि वो अपनी मौत को देख कर आया था। मैंने किसी तरह उसे संभाला और उसे ये भी बोला कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान जी की वो फ़ोटो जो कि सीट के नीचे गिर गई थी, मैंने उसे दोबारा उसकी गाड़ी पे लगाया। हम लोग फिर उसी ढाबे पर गए। इस बार गाड़ी मैं चला रहा था। वहाँ पर उसे नॉर्मल किया, बात की और फिर चुपचाप घर छोड़ दिया उसको। उसकी गाड़ी लेके मैं अपने घर आ गया और फिर अगले दिन जब हम उससे मिले तो वो एकदम नॉर्मल था। वो अपनी चीज़ों को भूल चुका था, लेकिन काफ़ी दिनों तक वो गाड़ी चलाने के लिए नहीं गया। और फिर ये घटना उसने कई लोगों को बताई। कुछ लोगों को उसकी बात पर विश्वास हुआ और कुछ लोगों को नहीं, लेकिन मुझे माधव की बताई हुई एक एक बात पर विश्वास है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता है। तो दोस्तों, ये थी 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।